जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप कुमार आप सभी को स्वदीप आईएएस में स्वागत करता हूं। आज बिहार बोर्ड के कक्षा 6 इतिहास के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। आपका जो है अतीत से वर्तमान आपका चैप्टर्स बुक्स का नेम है और बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा 6 में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी टायर 4.0 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन के कर रहे हैं, इसमें जो एमसीक्यू होंगे या प्रश्न उत्तर होंगे वो एम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न है कि आपके चैप्टर्स में क्या, कब, कहाँ, हाँ और कैसे, ये आपका है। और ये प्रश्न उत्तर है, सिर्फ प्रश्न आंसर इसमें होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं करते हैं या जिनकी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। उन बच्चों के लिए समाधान जो है, प्रश्न का उत्तर सटीक रूप से आपको दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप चैप्टर 2 के सभी आंसर को कर पाएंगे और परीक्षा में नंबर अच्छे से लाकर आप उसे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इस नंबर पे आप अपनी कमेंट्स कर सकते हैं। यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं उस चीज़ की वीडियो मैं बना कर दूंगा। आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, कोई भी एजुकेशन पीडीएफ की आवश्यकता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। अब कक्षा का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, पहला जो है यह कहता है कि मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से होता है। मतलब कैसे पता चलता है कि यह मिट्टी के बर्तन के प्राचीन है या नहीं है। तो यह वीसी विधि जो होती है, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि उसका निर्धारण क्या है। उसकी विधि के बारे में बताया जा रहा है, वीसी विधि के माध्यम से पता करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है। उत्तर भारत, जैसे अगर भारत को अगर ऐसे देखा जाए तो ये साउथ हो गया जिसको दक्षिण भारत कहते हैं, और उत्तर भारत वाला ये पार्ट हो गया, ये उत्तर भारत का हो गया पार्ट ऊपर में। तो इन दोनों को कौन से पहाड़ जो है वह अलग करता है। तो विंध्य पहाड़ आपका आंसर होगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत के द्वारा उसे अलग करता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण जो है कहाँ से मिला है। तो कोल्डिवा जो है यहां से चावल का जो प्रमाण है आपको मिला है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के भटना है इसमें। डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। डैश क्षेत्र के, ये डैश है यहाँ पे भी डैश है, सारे जो व्हाइट में लिखे गए, फिल इन द ब्लैंक्स करके था, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। तो दक्षिण क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दक्षिण क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया। डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई की है। तो ये जो स्थान है कुम्हरार, इस स्थान की खोज किनके द्वारा की गई थी, खुदाई किनके द्वारा की गई, तो डॉक्टर स्पूनर के नाम आप ले सकते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं सदी से माना जाता है। 18वीं सदी से माना जाता है आधुनिक काल। उसी समय आपका 1857 में जो सिपाही विद्रोह होता है या बहुत सारे नियम चेंज होते हैं, रेल की आविष्कार होती है, तो एक आधुनिकीकरण की जब चर्चा होती है तो आप 18वीं शताब्दी को आप ले सकते हैं प्रारंभ में। महापाषाणी संस्कृति का निर्माण लगभग 300 साल पहले हुआ, 3000 साल पहले भारत के लोगों ने किया। तो महापाषाण काल नवपाषाण के बाद आता है। इस समय महापाषाण में लोहा की जो मात्रा को देखा जा सकता था, तो महापाषाण आप इस चीज को देख सकते हैं 3000 साल पहले की हुई है। अब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है। तो क और ख को मिलान करना है। ठीक है। ये खासी है, तो खासी क्या है, जनजाति है। ठीक है। जो आप पूर्वोत्तर राज्य जो है, पूर्वोत्तर राज्य में आपको देखने के मिलेगा खासी जनजाति है। मगध जो है प्रथम बड़ा साम्राज्य था। मगध राज जो था वो प्रथम बड़ा साम्राज्य था।
मेगालिथ जो थे वो दक्षिण भारत को मेगालिथ से नाम जाना जाता है। चोपानी मांडो जो था, अनाज का प्रमाण हमें चोपानी मांडो से मिलता है। तो अनाज का प्राचीनतम जो साक्ष्य हमें मिला है, प्रमाण जो मिला है, वो चोपानी मांडो से मिला है। तो ये क्लास 6 के फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप इस तरीके से इसकी मिलान कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, इतिहास के अध्ययन में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है। तो इतिहास प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के अतीत को बताता है। भारत तथा विश्व के अतीत सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है। मनुष्य ने प्राचीन संसाधनों की खोज किस प्रकार की है, अपनी समस्याओं का निदान किस प्रकार किया है, देश विदेश का जीवन शैली और कार्य क्या थे। ये सारे इतिहास के अध्ययन से हमें जो मिलती है, इसके बारे में ये प्रश्न में बताया गया है। पुरातत्व किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जिनके माध्यम से अतीत की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे पत्थर, ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्र, सिक्के, ये सारे पुरातत्व हो गए, जिससे हमें पास्ट में जो हुई है, घटनाएं हुई है, उसके साक्ष्य में मिलते हैं कि कैसी घटनाएं हुई है, क्या चीज की उपस्थिति थी, नहीं थी। ये पुरातत्व से हमें मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास की अध्ययन करते हैं, तो हमारे बीते हुए कल जो है, इतिहास जो है, अतीत जो है, पास्ट जो है मेरा, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हमारा अतीत यानी भारतवर्ष का अतीत बहुत पुराना है। अतीत की जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होता है। इतिहास बुक्स पढ़ते हैं, इससे हमें प्राप्त होता है। इतिहास उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को संग्रह कर पुरातत्ववेदा क्रमबद्ध रूप से इतिहास का संकलन करते हैं। कहने का अर्थ होता है कि इतिहास का जब उल्लेखन जो होता है, इतिहास का उत्खनन होता है, उससे प्राप्त साक्ष्य जो होते हैं या पुरातत्व जो होते हैं, उसके पुरातत्ववेद जो होते हैं, उसे बहुत स्टडी करने के बाद में एक इतिहास का संकलन करते हैं, बुक्स को लिखते हैं। उस बुक्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस तरीके से किया गया। प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इतिहास के 2 भाग हैं। इतिहास हमें बताता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे हुआ, कौन सी संस्कृति कब आई है, कौन सी सभ्यता किस समय आया और कैसी उसकी अंत हुई है। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, ये भारत की बात कर दी गई। उसी तरह मिस्र की सभ्यता थी, तो वो अलग अलग ही थी। कब उसका टाइम पीरियड था, हमें इतिहास से ही पता चलता है। कहाँ पे विकसित हुआ था, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज कैसे की, किस प्रकार का गांव, नगर, राज्यों की स्थापना हुई, अपनी समस्याओं का निदान के लिए नए नए आविष्कार किस प्रकार किए गए, ये सभी इतिहास हमें बताते हैं। वर्तमान का बदलाव अतीत का ही देन है। आप जो भी चीज देखते हैं, इतिहास से कुछ अलग नहीं है। आज की राजनीति भी होती है, पॉलिटिक्स भी हो गया, वो सारे आज की जो प्रेजेंट में हम जो जी रहे हैं ना, वो अतीत से हमने सीखा है। जो स्मार्ट सिटी का जो है ना, स्मार्ट सिटी बन रही है, जैसे मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी, पटना स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित की जा रही है, बहुत सारे भागलपुर भी हो गया है। तो ये सारे स्मार्ट सिटी की जो पद्धति हमें मिली है, या स्मार्ट सिटी का जो एक कंसेप्ट जो मिला है, हमें इतिहास से मिला है। तो इतिहास बहुत ही जरूरी हो जाता है, या किसी युद्ध को जीतने के लिए या किसी चीज को बनाने के लिए, या समझने के लिए इतिहास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से होती है, उसकी एक सूची बनाने की बात की जा रही है। तो कैसे होती है? तो पत्थर से हमें अतीत की जानकारी मिलती है। ईंट से बनी इमारतें के अवशेष जो बच चुके हैं, अवशेष मतलब जो अभी बचा हुआ है, किसी भी कारणवश अभी जो बच गया, उससे हमें पता चलता है। औजार, औजार में आप देखेंगे पत्थर के औजार बने, उसके बाद में लोहे के औजार बने। हथियार, ये भी पत्थर के बने, लोहे के बने। बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के, ये सभी अतीत की जानकारी हमें देते हैं। इसके माध्यम से हम इतिहास की जानकारी ले पाते हैं कि यह कब का है, इस समय के लोग किस तरीके के बर्तन, किस तरीके के हथियार, किस तरीके के औजार का उपयोग करते थे। देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ? अब ये प्रश्न होता है,
उत्तर, इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है। देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ? भारत और इंडिया की चर्चा जो देखेंगे ना, भारतीय संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, संविधान, इसमें भारत और इंडिया की चर्चा की गई है। तो यही पूछा जा रहा है कि इंडिया कैसे हुआ। तो इंडिया इंडस से लिया निकला है। संस्कृति में सिंधु कहते हैं, जो सिंधु नदी जो है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। यह इंडिया कैसे पड़ा है इसके बारे में बता रहा है। हिंदोस पड़ा, इंडोस भी कहते हैं। नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को इंडिया कहते थे। कौन? यूनानी और हिंदोस वाले, सॉरी, ईरानी और यूनानी। भारत नाम भरत के नाम मानव समूह से नाम पड़ा। भरत, आप रामायण में जो भरत हैं उनके नाम से पड़ा है। उनकी व्यक्तित्व के आधार पर भारत के नाम रखी गई। यह भी धारणा है कि राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, जो काफी बुद्धिमान और शक्तिशाली था। इसी के नाम से देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये एक कथा के तौर पे हम बता सकते हैं कि इस तरीके से नाम पड़ा होगा। ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि काल निर्धारण के कार्बन 14 पद्धति, यहां पे 14 होना चाहिए, पद्धति को बताए। कार्बन 14 क्या है? तो C14 या कार्बन 14 पद्धति द्वारा प्राप्त प्राचीन अवशेषों का सही उम्र का अंदाजा लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि C14 जो है, या कार्बन 14 जो है, इससे हमें किसी की एज की पता चलती है, उम्र की पता चलता है कि उम्र कितने साल की है। जैसे कोई पत्थर हमें मिला, या कोई घर मिला, कोई ईंट से बना हुआ अवशेष मिला, या कोई बर्तन हमें मिला है, तो उसे कार्बन 14 के माध्यम से पता कर सकते हैं कि यह पत्थर कितने साल पुराने हैं। 1000 साल पुराने हैं, या 2000 साल पुराने हैं, या 5000 साल पुराने हैं। ये तिथि की जानकारी जो हमें होती है C14 कार्बन से मिलती है। इस पद्धति में सभी जीवित जीवों और पेड़ पौधों को C14 की निश्चित मात्रा रहती है। जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो 14 का ह्रास हो जाता है, C14 का ह्रास हो जाता है और C14 स्थिर रहता है। तुलना कर सही उम्र पता लगाते हैं। और ये वर्ष के बारे में बताया गया। वर्ष में किसी जीव में पाए जाने वाले C14 की मात्रा आधी रह जाती है। ये प्रक्रिया है, किस तरीके से हमें पता करते हैं कि C14 के माध्यम से हम कैसे काल निर्धारण कर सकते हैं। इस माध्यम से आप देख रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर 2 की चर्चा हमने किया। ये स्वदीप आयुष है। आप कोई भी पीडीएफ की, कोई भी एजुकेशनल पीडीएफ की आपको आवश्यकता है, कोई भी एजुकेशनल टॉपिक्स की डिस्कशन आप चाहते हैं, तो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक के अंदर शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के लास्ट में एक जो कह सकते हैं, जो सरकार द्वारा चलाई गई अभियान जो है उसको हम कोट कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान को क्लीन इंडिया, नीट इंडिया, क्लीन इंडिया को लेकर हम कर रहे हैं। भारत को स्वच्छ बनाएं, आओ एक कदम बढ़ाएं। हमें स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ भारत को इसलिए नहीं बनाएं क्योंकि भारत की स्वच्छता होगी। आप स्वच्छ रखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप बिहार में हो तो आप दिल्ली में आकर साफ सफाई कर रहे हो। आप जहां पे होंगे उसके आसपास ही सफाई कर पाएंगे ना। जब आसपास की सफाई करेंगे तो आपके वातावरण स्वच्छ होंगे, जिससे आपको फायदा होगा, ना कि भारत को। और आपके जैसे हजारों लोग प्रत्येक जगह साफ करने लगे तो भारत की सफाई हो, जो स्वच्छता की है वो अभियान पूरा हो जाएगा। तो स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान को लेकर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।